हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आप सब घर में ही रह रहे हैं और कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। प्लीज़ गाइस स्टे एट होम, बी सेफ। ठीक है, तो हम कर रहे थे हमारा ऑर्गेनाइजिंग के नोट्स पे डिस्कशन एंड हमको सिर्फ लास्ट कंसेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ द सेवेंथ पार्ट ऑफ नोट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर का वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है इस चैप्टर का। हमने सबसे पहले तो अगर ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो हमने इस पर हमारा जो रेगुलर वीडियोस होते हैं टॉपिक्स से रिलेटेड वो डिस्कस कर लिए हैं, नोट्स डिस्कस कर लिए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो ओवरऑल हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है वो हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि इस चैप्टर को समझाने में मैंने आपकी हेल्प करी है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल है और ये जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं, ये नोट्स पे जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जब आप रिवीजन करोगे तब आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। दिस इज़ द सेवेंथ पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हम इस प्रेजेंटेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये होता क्या है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये होता क्या है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया गया है, मतलब आपका जो सिलेबस का फोकस है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे है। तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कैसा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो दोस्तों, ये जो इमेज है ये हमसे कह रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द की। क्यों है डिसेंट्रलाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट, हम ये देखने वाले हैं कुछ आने वाले स्लाइड्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये आखिर होता क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड वेदर टू ऑप्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड वे में काम करेगी या डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करेगी। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हमें रन करना है, सेंट्रलाइज्ड वे में रन करना है या डिसेंट्रलाइज्ड वे में रन करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि हमारा सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच अथॉरिटी इज़ इन द फ्यू हैंड्स इन द टॉप मैनेजमेंट जनरली, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया था। अथॉरिटी क्या होता है दोस्तों, पावर्स टू टेक डिसीज़न, किसी भी डिसीज़न को लेने की पावर जब हम सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं, दैट इज़ अथॉरिटी, है ना। तो जब भी हमें डिसीज़न लेना होता है उसकी पावर, तो अब जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो जब भी हमें कोई डिसीज़न लेना होता है उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट के पास। जनरली ये किसके पास होती है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, टॉप मैनेजमेंट।
ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, इसमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें सारे डिसीजंस कौन लेगा दोस्तों, सारी अथॉरिटी किसके पास होगी, टॉप मैनेजमेंट के पास। टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जब टॉप मैनेजमेंट डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, तब हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन लोग टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो दोस्तों इन लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है, पावर टू टेक डिसीज़न होता है। तो जब ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनती है दोस्तों, जब ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, कैन यू सी द इमेज। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप एक सर्कल देख पा रहे होंगे, ऑरेंज सर्कल, ये वाला पार्ट, ये वाला ऑरेंज सर्कल, यहाँ पे एक बिग सर्कल है एंड उससे कनेक्टेड वेरियस सर्कल्स है ना। तो यहाँ पे ये जो बिग सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये कहता है ये जो सारी अथॉरिटी है, क्या है दोस्तों, जितनी भी अथॉरिटी है ये सारी कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि एक जगह लगी हुई है, एक जगह ही है ना। तो ये वाली इमेज हमें कहती है कि दिस इज सेंट्रलाइजेशन। ये जो बिग डॉट है ये क्या है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट है। ये जो बिग डॉट है दोस्तों ये क्या है, टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये हमें बता रही है सेंट्रलाइजेशन के बारे में। ये हमें क्या बता रही है, सेंट्रलाइजेशन के बारे में, जहाँ पे जितनी भी अथॉरिटी है, पावर टू टेक डिसीजन है, वो किसके पास है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट के पास है। जितनी भी अथॉरिटी है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन फ्यू हैंड्स, और वो फ्यू हैंड्स किसके हैं दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट के। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि जब अथॉरिटी, जब पावर टू टेक डिसीजन सिर्फ कुछ हाथों में रहता है, यानी कि जनरली वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है, तब हम उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि हमें सारी अथॉरिटी को टॉप मैनेजमेंट के पास देना है या इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए इसे एक पॉलिसी डिसीजन कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे आगे किस तरह से डिसीज़न लेने होंगे, आगे किस तरह से डिसीज़न मेकिंग होगी, ये हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया हो कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब अथॉरिटी सिर्फ कुछ हैंड्स में रह जाती है, जनरली किसके पास दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट के पास, तब इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस इमेज की जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो बिग डॉट्स एंड द अदर कनेक्टेड डॉट्स, यहाँ ये बता रहा है कि ये जो डॉट है इससे होते हुए सारी अथॉरिटी कुछ हैंड्स में है। यहाँ पे बहुत कम लाइंस दिख रही है, कनेक्टेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो कहता है, ये कहता है कि दीज द अथॉरिटी इज इन द फ्यू हैंड्स ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन यानी कि अथॉरिटी इज इन द फ्यू हैंड्स, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे जब किसी भी वर्ड के आगे दोस्तों, यहाँ पर किसी भी वर्ड के आगे जब डी लग जाता है, डी ई लग जाता है, डी ई लग जाता है, तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ अलग कर देना, कुछ अलग कर देना। तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, हमने अभी सेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में क्या पढ़ा दोस्तों कि अथॉरिटी किसके पास थी, टॉप मैनेजमेंट के पास, फ्यू हैंड के पास। ठीक है, जो अथॉरिटी थी वो फ्यू हैंड्स के पास थी। लेकिन अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, अथॉरिटी जो है वो बहुत सारी हाथों में चली जाएगी, बहुत सारे हाथों में चली जाएगी। इस इमेज में देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये वाली इमेज हमें क्या कह रही थी, ये वाली इमेज हमें कह रही थी सेंट्रलाइजेशन के बारे में, ये इमेज क्या कहती है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ है, अथॉरिटी जो है वो हर लेवल तक पहुँची है, हर
बंदे को, हर लेवल के हर बंदे को ये अधिकार है कि वो अपनी अथॉरिटी के अनुसार डिसीजंस ले सकता है। तो इस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। So decentralization, it is a form of organization where authority is evenly distributed। अब यहाँ पर जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, आप ये जो इमेज देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो इमेज है, ये वाली इमेज, यहाँ पे क्या हो रहा, ये पहली वाली इमेज में क्या हुआ था, ये पहली वाली इमेज में जो अथॉरिटी थी वो कुछ हैंड्स में थी, लेकिन यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। यहाँ पे क्या टॉप लेवल से लेकर के पूरा बॉटम लेवल तक टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक यहाँ पे अथॉरिटी फुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी, लोगों को क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एक्शन होगा, अपने हिसाब से लोग काम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन यानी कि जब अथॉरिटी कुछ हैंड्स में होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास होता है, उन लोगों के पास होता है जिसके पास वो अथॉरिटी है। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो जो अथॉरिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या बातें करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और इस इमेज के थ्रू हमने समझा कि किस तरह से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप इसे एग्ज़ाम में बनाएंगे? अगर आप दोस्तों बनाएंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो लेके आएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स आपके लिए लेके आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी कंसेप्ट है आप उसको अगर ग्राफिकली शो करोगे, डायग्रामेटिकली शो करोगे, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा एंड आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये कैसा दिखता है। ये मोटा है, पतला है, काला है, या भूरा है, या गोरा है। तो हम इस तरह से बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हाउ डज इट लुक लाइक, लेट्स सी। इट इज़ मच मोर देन ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। यहाँ पे डेलीगेशन में क्या हो रहा था, हम सिर्फ अथॉरिटी हमारे सबऑर्डिनेट को दे रहे थे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी है ना, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी है, ये हमें सिर्फ अथॉरिटी को ट्रांसफ़र ही नहीं करना है डिसेंट्रलाइजेशन में। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, सिर्फ उसको अथॉरिटी ही नहीं दे देते, उसके साथ साथ उसे और भी बेनिफिट्स होते हैं। जो लोअर लेवल को हम अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं, ना केवल सिर्फ उसको वो डिसीज़न मेकिंग पावर आती है, उसके साथ साथ उसे और भी बेनिफिट्स होते हैं। सो इट इज़ मच मोर देन ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट थिंग इज़ इट शोज़ बिलीव दैट पीपल आर कम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हर बंदे के पास फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट हर बंदे के पास अपनी अथॉरिटी होती है। ये बताता है, ये दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है जब अथॉरिटी लोअर लेवल तक चली जाती है तो ये दर्शाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, क्लर्क्स है एंड अदर पर्सन्स है, वो कौन है, वो कम्पिटेंट है दोस्तों। उनको क्या है दोस्तों, उनको हर काम अच्छी तरह से करना आता है, वो कम्पिटेंट है, कैपेबल है एंड रिसोर्सफुल है, वो हर काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दे आर कम्पिटेंट
है ना, दे आर कम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। उनके जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को लगता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा कम्पिटेंट होता है, कैपेबल होता है, रिसोर्सफुल होता है, ऐसा हमें लगता है जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा कम्पिटेंट है, कम्पिटेंट है, कम्पिटेंट है, कैपेबल है एंड रिसोर्सफुल भी रहता है। ठीक है, तो ये है फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर हम न केवल सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी करते हैं बल्कि और भी बेनिफिट्स होते हैं। कैसे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्पिटेंट है, रिसोर्सफुल है एंड कैपेबल है, वो हर काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, so third point is decentralization indicate that employees at middle and lower level can assume the responsibility for the effective implementation of their decisions, है ना। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हमें ये भी बताता है कि दोस्तों कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही ये अधिकार नहीं है, ये काबिलियत नहीं है कि वही सारे डिसीज़न ले सकता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हमें ये भी बताता है कि न केवल टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट भी जो वो डिसीजंस बनाती है वो अच्छे बनाती है, इफ़ेक्टिव डिसीजंस बनाती है। ठीक है, वो कैसे डिसीजंस बनाती है, इफ़ेक्टिव डिसीजंस बनाती है एंड उसके साथ साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह से निभा सकती है। तो देयर इज़ दिस थिंग एंड इसमें क्या होता है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहली बात तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी ही नहीं करते, उसमें एम्प्लॉयज़ को, लोअर लेवल्स को और भी बेनिफिट्स होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ही कम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल है एंड इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है एंड दे कैन वेरी वेल इम्प्लीमेंट देयर डिसीजंस। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स, सॉरी गाइज, दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों। तो चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी तक हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। Due to widespread of authority at different levels, employees can take good decisions and develop initiative among employees. तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी ज़्यादा अथॉरिटी मिली है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अथॉरिटी का, तो यहाँ पे क्या होता है, द एम्प्लॉयज़ कैन टेक गुड डिसीजंस। यहाँ पर अभी हमने देखा कि ना केवल टॉप मैनेजमेंट, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी अपने डिसीजंस अच्छे ले सकता है, वैसे ही इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है ताकि एम्प्लॉयज़ में क्या हो, इनिशिएटिव हो, एम्प्लॉयज़ में क्या हो, इनिशिएटिव हो। ये वाली इमेज देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, एम्प्लॉयज़ में इनिशिएटिव हो और वो गुड डिसीजंस ले, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आपको क्लियर है। सेकेंड थिंग इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। Decision making is not restricted to top level as authority is evenly distributed, so it facilitates quick decision making. अब कौन सा डिसीज़न किससे रिलेटेड है, हमें ये तब पता चलता है जब हमारी अथॉरिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज़ कीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें लोअर लेवल का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो लोअर लेवल के पास भी वो अथॉरिटी होगी कि वो डिसीजंस ले सकता है। सपोज़ कीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें लोअर लेवल का डिसीज़न लेना इम्पोर्टेंट है या लोअर लेवल का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल भी डिसीज़न ले सकता है, तो इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग।
इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीज़न मेकिंग। एम्प्लॉयज़ जो है वो पता कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा डिसीज़न कैसे लेना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं क्योंकि उनके पास भी अथॉरिटी होती है कुछ काम करने की, कोई डिसीजंस लेने की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग में जो उसका जो डिग्री ऑफ डिसीज़न मेकिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हमें कुछ ऐसे मैनेजर्स मिलते हैं जो कि फ्यूचर में कुछ ऐसा मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि फ्यूचर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे वो संभाल सकते हैं। एम्प्लॉयज़ वर्क एफिशिएंटली ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। वो लोग क्या काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन, ड्यू टू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइंड द बेस्ट टैलेंट। ऑर्गेनाइजेशन फाइंड्स द बेस्ट टैलेंट विच कैन मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो काम होता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो एफिशिएंटली होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डेवलप देमसेल्व्स एंड सो दैट दे कैन मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। तो दोस्तों, टैलेंट मैनेजमेंट में एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलप होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, आइडियाज़ डेवलप होते हैं, परफॉर्मेंस बेटर होता है, एप्टीट्यूड अच्छा होता है, एंड फिर उसे सक्सेस मिलती है। तो टैलेंट मैनेजमेंट में ये सारी बातें की जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है दोस्तों, ये 3 इम्पॉर्टेंस क्लियर है कि इनिशिएटिव डेवलप होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, एंड फ्यूचर के लिए हमें अच्छा मैनेजरियल टैलेंट मैनेजर्स मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। सो द 4th इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब अथॉरिटी किसके पास है, लोअर लेवल के पास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ रहता है कि उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है, लोअर लेवल के पास। सिंस मोर फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स, सो इट मीन्स लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट ओवर सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट्स पे उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि क्योंकि सारा जो अथॉरिटी होता है वो किसके पास होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देयर इज़ अ रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। 5th पॉइंट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। कैसे, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ वर्किंग टू लोअर लेवल इनकरेजेस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क इन अ बेटर वे मोर एफिशिएंटली एंड इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन किसे मिला है, लोअर लेवल को मिला है, तो वो अच्छे से काम करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस देंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर है। आप तो ऐसे का ऐसे ही छाप के आ जाना, आपको पक्के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बता रही हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, बस हो गया। मतलब खुद से भी पढ़ना है ना, ऐसे टापा टूपी मत कर देना। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। So the last point is better control. Since adequate authority is provided at odd levels, since adequate authority is provided at all levels, so all departments are accountable for their performance. हर department के पास, हर level of employee के पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, तो कोई भी डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के लिए वो अकाउंटेबल होता है। It is easy to evaluate the performance of the department as they are responsible for their results. यहाँ पे कहीं ना कहीं better control होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वाला डिपार्टमेंट है, ये इसका परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाला डिपार्टमेंट, आपको ऐसे काम करना है। जो भी कंट्रोल प्रोसेस होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल होते हैं, अपने रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं, एंड इट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर है।
आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, टापना मत, ठीक है। पर ये जो नोट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके रिविजन के टाइम पे। एंड आई सजेस्ट यू टू वॉच द होल ऑफ माई प्ले लिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजिंग। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Thanks for watching. So this is the end of notes on organizing. This was the last part. All concepts are being covered in the notes. I hope these videos are helpful for your revision. Please like, comment, share and subscribe to my channel for more videos and hit the bell icon. ठीक है, तो thank you for watching my video. Keep watching Undivided Business. Thank you.